जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आपका बहुत बहुत स्वागत है तरुणा डिफेंस एकेडमी में। साइंस की सुपर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी। एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि था ध्वनि। जिसने भी ध्वनि लेक्चर अभी नहीं लिया है, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बनते हैं। स्पेशली ये बैच मैंने स्टार्ट किया है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, आर्मी जीडी ट्रेड्समैन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे। तो आप अपने साथियों को और ज़्यादा जोड़ें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या है, आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, चालक, अचालक, कुचालक, इनका हम अध्ययन करेंगे। कौन सी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, कौन सी जो पदार्थ होते हैं वो अचालक होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। विद्युत धारा में हम देखेंगे कि एसी और डीसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होती है, क्या इनके लाभ होते हैं और क्या इनकी हानियां होती है। इन सब का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहेगा उसके अंदर हमारे घर में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं, जैसे विद्युत बल्ब, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न या ग्राइंडर, इस टाइप के जो उपकरण हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, पीसीबी क्या होती है, ये सब जानकारी हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर लेंगे। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, विद्युत बल्ब से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी देखेंगे। इन्वर्टर, डायनेमो, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत जनित्र, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ में ही हम देखेंगे कि फ्यूज़ तार किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका गलनांक और प्रतिरोध किस प्रकार का होना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली जो टॉपिक है वहाँ से। पहला टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या है दोस्तों? चार्ज यानी कि आवेश, आवेश का बहना या चार्ज का फ्लो होना, फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आवेश का बहना, आप मानिए ये आपके पास क्या है, कोई चालक तार है। इस चालक तार में ये क्या है? आवेश। ये आवेश बह रहा है, ये आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है? चार्ज का बहना ही विद्युत धारा है। विद्युत धारा जो होती है दोस्तों, इसके बहने के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी चालक तार हो, उसके दो सिरे होते हैं और उन दोनों के बीच में विभव के अंदर अंतर होना चाहिए। वोल्टेज में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे ये कोई चालक तार है, इस चालक तार के ये दो सिरे हैं। यहाँ पे मान लिया V1 विभव है, यहाँ पे मान लिया V2 विभव है। V1 मान लेते हैं ज़्यादा है और V2 मान लेते हैं कम है। तो जो विभव जिस सिरे पर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा से कम की तरफ गति होती है वहाँ पे विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा कौन से सिरे से? अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की तरफ गति करती है या उसका फ्लो होता है। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। तो विद्युत धारा के बहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोनों सिरों के मध्य विभव में अंतर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। चार्ज यानी कि आवेश होता है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है धनात्मक, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक, जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे एक क्या होता है हमारे पास परमाणु होता है, परमाणु के मध्य क्या होता है एक नाभिक, नाभिक में तो पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज के यानी कि ऋणात्मक चार्ज के, और जो प्रोटॉन पी होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज का, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, शून्य, ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये मैं आपको अलग से जो परमाणु समझाऊंगी उसके अंदर भी बताऊंगी, एक बार पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं विद्युत धारा वाला लेक्चर, तो इसमें है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता ही है। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन, विद्युत धारा की डायरेक्शन किस दिशा में होगी? देखो, ये मान लीजिए क्या है, कोई चालक तार है, इसमें प्रोटॉन यानी कि प्लस आयन, प्रोटॉन मानो इस दिशा में बह रहा है, किस दिशा में? इस दिशा में बह रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा यानी कि करंट की दिशा भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगी, समझ गए? जिस दिशा में प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव आयन की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में विद्युत धारा यानी कि करंट की डायरेक्शन होती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बताया है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? अब मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो, अगर मानो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो करंट की दिशा होती है वो हमेशा इसकी अपोजिट होगी, उल्टी होगी, तो करंट की दिशा जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे, हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहेगी, धारा जो है हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहेगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तो ये ध्यान में रहेगा आपके। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर यानी कि चालक और कुचालक। अब देखो यहाँ पे जैसे चित्र में समझाया हुआ है कि मान लेते हैं यह क्या है, कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, ये आपको पता ही है। पदार्थ में जो प्रोटॉन होता है वो फिक्स होता है, कोई भी पदार्थ हो उसमें प्रोटॉन पी जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता, पदार्थ में हिल नहीं सकता है वो, ठीक है। हिलने का काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। अगर पदार्थ जो है वो चालक हो यानी कि कंडक्टर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। बचपन में हमेशा जब भी चालक की परिभाषा देते थे तो हम ऐसे बोलते थे ना कि वे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ये हम बचपन में परिभाषा देते थे, तो वही परिभाषा है। कंडक्टर क्या है, चालक क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सके, मूव कर सके, हिल सके, ठीक है। प्रोटॉन तो फिक्स है अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। इसके बाद में इंसुलेटर हम पढ़ रहे हैं। इंसुलेटर यानी कि अचालक। आपको पता है अचालक की परिभाषा हम क्या बताते थे टीचर को कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन हिल नहीं सकता, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं, यानी कि अचालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं, प्रोटॉन तो फिक्स होते ही हैं दोनों के अंदर ही, चालक अचालक दोनों में, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं, ठीक है। अब कई बार बात आती है अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक जो होते हैं वो सामान्य परिस्थितियों में करंट का चालन नहीं करते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे कोई विशेष ताप हुआ, उसके ऊपर उनमें जो इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें विद्युत का चालन जो है वो संभव हो पाता है, तो उनको अर्धचालक कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंडक्टर के कुछ उदाहरण।
कंडक्टर का सबसे अच्छा उदाहरण है धातुएं। कंडक्टर यानी कि चालक, चालक पदार्थों का सबसे अच्छा उदाहरण है धातुएं। मेटल्स जो होती हैं वो सबसे अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये उदाहरण है चालक के। इसके बाद में इंसुलेटर है आपके पास। इंसुलेटर के उदाहरण है प्लास्टिक, लकड़ी, आपको पता ही है इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। अब देखिए एक नोट है हमारे पास आपके लिए, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है लेकिन इंसुलेटर में नहीं हो सकता। अभी इतनी बड़ी बात बताई, उसका सारांश यही था कि जो कंडक्टर हैं, जो चालक हैं, उनमें तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो है वो फ्लो हो सकती है, लेकिन इंसुलेटर यानी कि जो अचालक हैं उनमें धारा का प्रवाह जो है वो नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चांदी वाला यहाँ पे, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, जल्दी से बताइए। चांदी होती है ना, चांदी, सिल्वर जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। अब आप बोलोगे कि चांदी के तार क्यों नहीं लगाते, क्योंकि भाई महंगे आते हैं चांदी के तार, इसलिए कॉपर वायर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे एसी और डीसी जो हमारी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत धारा, इसको। इसके अलावा हम रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर का भी अध्ययन करेंगे। एक बार समय देख लेते हैं कितने मिनट की क्लास हुई है। 11 ही मिनट की क्लास हुई है, आगे भी हम पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो कई बार बच्चे बोर होने लग जाते हैं, तो बोर नहीं होना है। जब भी आप बोर हुए बता दें हमें, क्लास हम वहीं पे रोक देंगे, नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। तो अभी बोर नहीं हो रहे तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, 2 टर्म हमको समझनी होगी इसके लिए। एक तो इन सब को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट और वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो करंट और वोल्टेज के चारों तरफ ही घूमता रहता है। देखो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का बहना, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, तभी तो करंट जनरेट होगी, करंट उत्पन्न होगी। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, ठीक है, वोल्टता, यह एक प्रकार का दबाव होता है जो कि किस पे लगता है, इलेक्ट्रॉन पर लगता है, और यह इलेक्ट्रॉन को धारा के रूप में प्रवाह करता है। देखो ये कोई चालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक दबाव लगता है और ये दबाव ही इलेक्ट्रॉन को गति करवाता है धारा के रूप में कि चलो भाई चलो अब आगे, ठीक है। वो होता है वोल्टेज। आपने कभी भी नल देखा होगा, टैप, ठीक है, उसमें वॉल होता है ऊपर, वो वॉल अगर आप पूरा खोल दो तो उसमें जो पानी है बहुत तेज़ मात्रा में निकलेगा, और अगर आप उसको कम खोलो तो पानी जो है वो कम मात्रा में वहाँ से प्रवाहित होगा। सेम चीज़ है वोल्टेज। वोल्टेज एक प्रकार का वॉल है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगी करंट उतनी ज़्यादा प्रवाहित होगी, और जितना कम होगी, कम करोगे आप उसको, उतनी करंट कम प्रवाहित होगी। तो ये है करंट और वोल्टेज में संबंध कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है तो इसके बाद में आपको समझ में आराम से आ जाएगा कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा जो है हमारी वो क्या होती है। चलिए अभी देखते हैं हम। सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा ये मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। करंट जो है वो 2 रूप में प्रवाहित होती है, एक तो एसी करंट जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एक डीसी करंट जिसको डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा व मान बदल लेती है, समय के साथ साथ अपनी दिशा और मान बदल लेती है, क्या कहलाती है, एसी करंट यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, और प्रत्यावर्ती धारा इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये समय के साथ अपनी दिशा और मान बदल लेती है। भारत के अंदर एसी की आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज की है। यह अत्यधिक लाभकारी है। लाभकारी क्यों है, लाभ इसके पढ़ेंगे हम अभी। घर से ऑपरेट कर रहे हैं हम क्लासेस, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़रूर हो जाती है, बट आप लोग भी कोऑपरेट करें साथ में। चलिए एसी के लाभ, एसी करंट के लाभ देखेंगे। एसी को, एसी ये वो एसी मत समझना ठंडी हवा देने वाला, ये है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा को बता रहा है। प्रत्यावर्ती धारा को 400 केवी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है।
ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। देखो यहाँ से ट्रांसफार्मर से बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। ट्रांसफार्मर क्या काम आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसी कोई भी शायद एग्ज़ाम नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया हो, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। साइंस में ये क्वेश्चन तो आगे ही रखते हैं एग्जामिनर। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो जो एसी करंट होती है, मतलब जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाने और कम करने के काम आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, वही ये बता रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, एसी बहुफेज होने के कारण अत्यधिक लाभकारी बहुफेज होती है। आपने गाँव में भी सुना होगा कि बहुफेज में लाइट आती है इस टाइप से। किफ़ायती है मतलब पैसे कम लगते हैं, कम खर्च पर अधिक लाभ प्रदान करने वाली है। तो ये एसी के लाभ हो गए। अब लाभ हैं तो वहाँ पे हानि ज़रूर होती है। हानि क्या है वो अभी पढ़ते हैं। हानि वैसे आपको पता ही है ऑलमोस्ट, तो थोड़ी मैं बता देती हूँ। एसी से क्या हानि है, प्रत्यावर्ती धारा से। प्रत्यावर्ती धारा का बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वही समय के साथ दिशा और मान चेंज होते रहते हैं और जो बैटरी चार्जिंग है उसमें चाहिए आपको डायरेक्ट करंट, तो बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल इसका नहीं हो सकता। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो मान बार बार में चेंज हो जाएगा तो उसके काम भी ये नहीं आएगा, तो सिंगल फेज मोटर्स में काम नहीं आता। सप्लाई में लीकेज का खतरा अधिक रहता है, लीकेज होगी क्योंकि मान चेंज हो रहा है। एसी धारा में कंपन होता है, बहुत से उपकरणों में कंपन के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंपन क्यों होता है, जब भी वोल्टेज जो है ये चेंज होती रहती है तो वहाँ पे कंपन होता है, इसके कारण जो है वो कुछ उपकरणों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एसी धारा से, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये धारा है, एसी धारा से इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती है। एसी धारा से इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो नहीं की जा सकती। एसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ हानियां हो गई। इसमें से कुछ हानि ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कोई 3 हानि दे दे और एक कोई लाभ दे दे, तो पूछे लाभ क्या है या हानि क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपकी हो गई एसी करंट। अब है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। वह विद्युत धारा जो सीधी रेखा में चलती है और समय के अनुसार अपनी दिशा नहीं बदलती, अपनी दिशा स्थिर रखती है, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, ये समय के साथ चेंज नहीं होती डायरेक्ट करंट जो है। बैटरियों तथा डीसी जनरेटरों में हमें इसी प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आपके चार्जर वगैरह होते हैं, डीसी करंट जो है इस पे ही काम करते हैं। बैटरियों तथा डीसी जनरेटरों में हमें इसी प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डीसी के लाभ देखेंगे। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि इसका मान चेंज नहीं होता, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डीसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। डीसी का प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जा सकता है। अब जहाँ लाभ है वहाँ हानि तो होगी ही। क्या हानि है वो भी देखते हैं। डीसी की हानियाँ। डीसी सप्लाई बहुत महंगी पड़ती है, इसीलिए एसी का ज़्यादातर होस के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है। डीसी जनरेटर की आउटपुट कम होती है, प्रोडक्ट कम मिलता है। डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। डीसी धारा 650 वोल्ट से अधिक पैदा नहीं की जा सकती है। अब एसी और डीसी में अंतर देखेंगे हम यहाँ पे। एसी में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि डीसी में धारा की दिशा एक ही ओर रहती है। एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज घटती बढ़ती रहती है, जबकि डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में वोल्टेज स्थिर रहती है। डीसी एसी से अधिक हानिकारक होती है क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी के कारण वोल्टेज बार बार शून्य पर भी आती है। तो कभी अगर बिजली का झटका लगता है तो छूटने का मौका मिल जाता है उस समय जब वोल्टेज 0 पे आई है। लेकिन डीसी जो करंट होती है उसमें वोल्टेज स्थिर होती है, और अगर आपको नुकसान कोई हुआ है या आपको कोई बिजली का झटका लगा है तो वो बहुत हानिकारक होता है, आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो जो इस टाइप की करंट हो, करंट कैसी भी हो, उनसे ध्यान से रहना चाहिए और अर्थिंग वायर ज़रूर उपयोग किए जाने चाहिए। और जो है प्लास्टिक
वायर्स जो हैं वो अगर कहीं से छिल गए हैं तो वहाँ पे नई प्लेटिंग जो है वो करनी चाहिए आपको। तो इस तरह से करंट से बचा जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब और ये सभी जो उपकरण हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में कंप्यूटर का भी थोड़ा सा नॉलेज लेंगे और फ्यूज़ तार से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अलग अलग टाइप की क्लासेस आपके लिए लेके आई जा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है फ्री PDF के लिए। थैंक यू सो मच।